मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के 4th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का। तो हमारा हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि एनर्जी को कंजर्व करने की बात कर रहा है, एनर्जी को संरक्षण करने की बात कर रहा है, एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती क्या है? ये कहती है ना ही एनर्जी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं। एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। इसका मतलब द टोटल एनर्जी, जो ओवरऑल एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम एक फ्री फॉल का डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कंजर्व कैसी रहती है, उसके लिए हमें फ्री फॉल का एग्जांपल देना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी। ये हमारी हेडिंग है। इसमें हमें देखना क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर ए प्लेस पे है और उसको यहाँ से हमने फ्री फॉल कराया, तो वो कुछ समय बाद बी पॉइंट पे आ जाता है और कुछ समय बाद वो सी पॉइंट पे आ जाता है। और ए जो है उसकी हाइट ज़मीन से एच है यहाँ से, और ए से बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो बी से सी तक का बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? एच माइनस एक्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से जब ऊपर ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी उसकी बात हम डेरिवेशन में करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे। लेकिन इनिशियल स्पीड यू इसकी जो होगी वो ज़ीरो होगी, और आगे आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं। तो इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए हमें यहाँ पे दिखाना ये है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तीनों पॉइंटों पे जो एनर्जी है वो जो है वो सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इन्होंने कहा है ना कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ से हमने चीज़ फेंकी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो हम ये देखते हैं ए बी सी पे जो एनर्जी का सम है वो क्या आ रहा है। तो हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एट पॉइंट ए की बात करते हैं, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमने किया था, उसमें पता है हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चीज़ रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं तो ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी है ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। ये हमारा ए पॉइंट पे एनर्जी आ गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जब एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट बी पे, जब पॉइंट बी पे हम बात करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो इसमें तब भी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम देखते हैं पॉइंट बी पे जब काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं पहले, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ हाइट h नहीं होके h माइनस एक्स रह गई है, तो यहाँ h की जगह h माइनस एक्स आएगा। अब बात करता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है हाफ mv², लेकिन न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन से हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है v² बराबर u² प्लस 2gx। यहाँ पे हमने x लिख लिया है क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है a से, तो ये डिस्टेंस कवर करी है, तो v² बराबर u² प्लस 2gx, इधर इक्वेशन यही बनेगी। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो v² है ही, लेकिन यहाँ पे चीज़ जो है इनिशियल स्पीड कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी प्लस 2gx। तो यहाँ से v² की वैल्यू 2gx आ गई। v² की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है हाफ m, v की जगह मैं लिख रहा हूँ 2gx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस एक्स। 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आई mgx, यहाँ से आई प्लस mgh, यहाँ से आई माइनस का mgx। ये वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, mgx से mgx काट दिया, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी जो मुझे मिली वो भी मुझे क्या मिल गई mgh मिल गई। तो मुझे तो ए पे भी mgh मिली थी एनर्जी और बी पे भी mgh मिली थी। अब मैं एट पॉइंट सी पे बात कर लेता हूँ। पॉइंट सी पे क्या रहेगा, एट पॉइंट सी, यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी होगी हाफ mv²। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ तो v² बराबर u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड फिर से ज़ीरो होगी, तो v² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2gh। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो आई वो आई हाफ m2gh। m में से इधर 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जो आई वो आई mgh। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फिर से ज़ीरो होगी।
तो मैं करूँ अगर सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मेरी निकल के आई थी ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर mgh। तो हमने तीनों में देखा, चाहे हमारा ए पॉइंट हो या बी हो या सी हो, तीनों पे जो एनर्जी है वो mgh ही आ रही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह mgh आ रहा है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन ख़त्म हो जाता है। ये लॉ ये बता देता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। दिस लॉ वर्टिफाइड एनर्जी शुड बी कंजर्व। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है जितना भी काम किया जाता है वो बराबर होता है जितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम is equal to amount of energy transferred। कह रहा है जितना भी वर्क किया गया वो सिस्टम पे वो बराबर होता है जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे m मास की कोई चीज़ है, यहाँ पे वो v वेलोसिटी से चल रही है। इनिशियल स्पीड कह दिया हमने u थी उसकी, और उसने उस पर यहाँ से हमने जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली और वो यहाँ पे आ गई। अब इसकी जो स्पीड है वो v है यहाँ पे, और उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली वो s है, और इसमें उसको t टाइम लगा। तो अब इसको हम करते हैं, हमें मालूम है वर्क इज़ इक्वल टू जो किया गया इसमें वो कितना हुआ, जितना भी फोर्स लगा और जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब फोर्स के बारे में हमें क्या मालूम है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, जितना भी चेंज हुआ। तो फोर्स की जगह मैं लिख देता हूँ m मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ पे। और मुझे इस s की वैल्यू के लिए मोशन की थर्ड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। कैसे, v² बराबर u² माइनस 2es। अब मुझे यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो s की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, v² माइनस u² अपॉन 2a। ये वैल्यू बन गई। यहाँ से मैं s की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट हो गई है वैल्यू, तो मैं लिखूँगा v² माइनस u² अपॉन 2a। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2। अब ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी की तरह दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इससे मुझे ये पता लग रहा है mv² मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और mu² मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ जो वर्क किया गया वो काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट के बराबर है। मतलब यहाँ पे मेरे वर्क करने से क्या हो रहा है, मेरे फोर्स लगाने से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और वो
मैं अब कोई मुझसे पूछेगा कितना काम किया, तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इतना फोर्स लगाने पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो वर्क हुआ वो जो काइनेटिक एनर्जी में इस ऑब्जेक्ट के चेंज हुआ वही टोटल ओवरऑल वर्क हो गया। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आज के लिए इतना ही, और अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे।